याल्ला साहब, आपको नहीं लगता कि रहनुमा आप तहरीक इंसाफ हैं, अदारों के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए बजाय तनकीद के? देखिए, अगर आप ये कहते हैं अपने चौकीदार को मालकाना हकूक दे के अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बिठा दे तो ये नामुमकिन है। चौकीदार चौकीदारी करेगा, गेट के बाहर बैठेगा। एक चीज ये हो गई। दूसरा, जहां तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख दानियाल साहब फरमा रहे थे, तो क्या आपके मोहतरम लीडर जो ताहयात आपके सदर हैं, वो ये जो जीटी रोड से गए थे, क्या वो सारा रास्ता जख मार रहे थे? उनको नहीं अंदाजा था कि मैं क्या कर रहा हूं? वो आज अगर खामोश हैं तो आपको सोचना चाहिए कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। खुदारा, अगर आपको अवाम पाकिस्तान का एहसास नहीं है तो अपने लीडर का एहसास कर लें। उसको तो जीने का हक दे दें। वो जब जेल में था या जब बीमार था तो वो अब सोचता है कि उस वक्त मैं अच्छा था, नजरिए के साथ जिंदा तो था, लोगों में तो इज्जत थी। आज वो इज्जत कहाँ गई है? आज आपने ला के अपने लीडर को उस स्टेज पे वापस खड़ा कर दिया है जब जियाउल हक ने थपकी दी थी और वजीर खजाना और फिर वजीर आला बनाया था। आपको याद है बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ, यानी पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जिस तरह की चीजें की गई थी और जो टूल बने थे उनमें सरे फहरिस्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। आज आपने उनको वापस उनके उसी मकाम पे पहुंचा दिया है कि नहीं मियां साहब, आपकी हकीकत एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी में है, ना कि अवाम की बात करने में और अवाम के साथ खड़े होने में। आज अगर पीपल पार्टी की हकीकत देखें तो ये जो टस्वे बहाया करते थे पीपल पार्टी के रहनुमा के पार्लियामेंट सुप्रीम है या हम आइन के मुहाफिज हैं, आइन के दावेदारी करते थे, आज उन्होंने जिस तरह लेट के उस आइन पे हमला किया और करवाया है, वो भी तारीख लिखेगी। थोड़ा सा ठहर जाएं। ये तारीख आपकी आने वाली नस्लों को जो मैं समझता हूं नादिम होने पे मजबूर करेगी। वो आपके लिए इस वक्त इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन आपकी नस्लें आपकी कब्रों पे आके आपको बताएंगी कि आप मुल्क के साथ क्या करके गए थे। आज अगर आपको मुल्क की जरा बराबर भी परवाह होती तो आप आइन के साथ खड़े हो जाते, आप कानून के साथ खड़े हो जाते, आप अवाम पाकिस्तान की राय को अपनी राय बनाते, आज अपना मकाम बनाते। आपने सिर्फ अपने चंद टकू लालच और इक्तदार के लिए अपनी अना तक को कुर्बान कर दिया है, अपनी इज्जत नफ्स को मार दिया है। किसी भी शख्स के लिए मैं समझता हूं उसकी इज्जत नफ्स सबसे मोहतरम होनी चाहिए, मोतबर होनी चाहिए। जिसकी इज्जत नफ्स नहीं है वो क्या जिंदगी गुजारेगा? मैं एक चीज आपको बताऊं कि मुझे तो आज इस हद तक अफसोस होता है। एक शेर है कि ए कासिम अशिया, तेरी अजब तकसीम देखी, दस्तार उन्हें दी जो सर ही नहीं रखते। कुछ छोटे लोगों को बड़े ओहदों पे बिठा दिया गया है, कुछ छोटे लोगों को बड़े महल्लात में पहुंचा दिया गया है, जिनकी सोच, जिनकी फ्रस्ट्रेशन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही नजर आती है। आप शेख अगर साहब। जहनी मरीजों को मुल्क का जी जी। हाकिम बनाएंगे तो वो मुल्क को तरक्की की राह पे नहीं गामजन करेंगे। वो कहेंगे जी जी। कि मैं वो जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्रंप की तारीफ की थी तो पीछे खड़े हुए दूसरे मुल्कों के वज़राए आजम जिस तरह शर्मिंदगी का इजहार कर रहे थे। शेख साहब। आप करने क्या गए हैं जी और जी। कहने क्या गए हैं और कर क्या रहे हैं? जिया साहब, एक तो इस पे भी बात करेंगे, दूसरा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साबिक जो थे अली मीन गंडापुर, वो कहीं किसी इजलास में मंजर-ए-आम पे नजर नहीं आते, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब रोजाना की बुनियादों पे हमारे साथ राब्ते में भी हैं, हमारे साथ इजलासों में भी शरीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं। आप एक चीज देखें, सॉरी, कि वजीर आला साहब को यानी अली अमीन गंडापुर साहब को जब पैगाम मिला, उन्होंने एक लम्हा जाय किए बगैर ये कहा कि ये अमानत इमरान खान की और अवाम की है, मैं वापस लौटा रहा हूँ। आपने देख लिया था। आज अगर आप ये बात करें कि सूबे में गवर्नेंस की,
तो मैं आपको फिर से वही मिसाल दूंगा कि आज उस सूबे में सेहत कार्ड भी चल रहा है, आज उस सूबे में तमाम इदारे फंक्शनल भी हैं, आज उस सूबे की जितने भी इदारे हैं उनकी तनख्वाहें भी पूरी हो रही हैं, आज वो सूबा सरप्लस में भी बजट में जा रहा है। आज वो सूबा जब वफाक से अपना हक मांगने लगा है तो इनको बुरा लगता है कि आप अपनी गवर्नेंस जाके पहले देखें। पहले अपने आरोप बलदियाती सवाल इदारों को करें। उनका हक दे दें, जो एनएफसी के तहत उनका हक बनता है बलदियाती इदारों का, पहले उनको हक दे दें। शेख साहब आपकी तरफ आता हूं अभी। इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान के लोगों को वोट दिया, तो वो उनका हक है कि वो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए हैं तो इमरान खान के अहकामात को फॉलो करें और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। हमारा मकसद रसाई नहीं है, हमारा मकसद रिहाई है। हमारा मकसद सिर्फ रिहाई नहीं है, हमारा मकसद वो तमाम मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने, उनकी बहनों ने, हमने आपको बताए हैं। आप अगर आज मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाफिज कर दें, अगर आज जजेस को साहब ये चीजें मुज़ाकरात के जरिए भी हल हो सकती हैं। देखिए तमाम के तमाम चीजें हमेशा एट द एंड आप टेबल पे ही आते हैं, बिल्कुल आप मुज़ाकरात ही करते हैं। हम बार बार यही तो कह रहे हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन वो बंदा आके मुज़ाकरात करे जिसके हाथ में ताकत है, जिसके जोर पे, जिसकी धौंस से ये हुकूमत बैठी हुई है। आज अगर बैसाखियां निकाल ली जाए तो ये हुकूमत कहीं की नहीं रहेगी। आपने अपने काबिल और जीनियस जजेस साहब एक मिनट अभी शेख साहब की बात सुनिए। आप फैज को इनके दिमागों से नहीं निकाल सकते, इनके दिमाग में फैज फंस गया है। ये समझते हैं फैज मिलेगा तो हुकूमत आएगी, वरना हुकूमत नहीं आएगी। आप उस चीज से इनको नहीं निकाल सकते। अभी 100 साल लगेंगे इस पार्टी को। जो फैज के जोर पर उन्होंने मौज मारी है, फैज के जोर पे इन्होंने जो आपकी तरफ आते हुए जो इन्होंने एक मौज मारी थी, वो अब इनको नहीं समझा सकते कि वो दौर जा चुका है जब खलील खान फाख्ते उड़ाता था। ठीक है ना, अब इन्हें कौन समझाई ये बात? ये नहीं समझ सकते। ये समझेंगे जिसकी भी हुकूमत आएगी, जिसको भी हुकूमत आएगी वो फैसला भी देंगे। अब इनके दिमागों में चीज फंस चुकी है। ये ज़बान ज़द-ए-आम की बात करते हैं 2018 के आप क्लिप्स निकालें, हर गली में, मोहल्ले में, हर बंदे को नजर आ रहा था कि किसके ऊपर फैज नाज़िल हो रहा है। ये इनका दिमाग वहां फंस चुका है, उससे आगे ये नहीं निकल सकते। अब देखिए ना, ये सियासत में आए हैं, ना तजर्बाकार थे, अचानक इनको फैज मिला है, हुकूमत में आ गए, अब इनकी सुई वहां फंस गई है। बाकी अगर ये इन्होंने खुद सेहत कार्ड है, ये है, वो है, लेकिन इलेक्शन के टाइम हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। जब बाकी सब कुछ हम कर रहे थे, इलेक्शन के टाइम हमारा कंट्रोल नहीं था। जो डीसी और डीपीओ जो हमारे थे वो बाहर से आ गए थे, अचानक उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया था हरीपुर का, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, और उन्होंने इलेक्शन जो है मुस्लिम नून कैंडिडेट को जिता दिया। मतलब आप इनसे लॉजिक पे बात कर ही नहीं सकते। जिसके बाद तैयार होगा वो। जैसा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जैसा मुझे ये बताए, हरीपुर वाला इलेक्शन जो है, क्या केपीके से तहरीक इंसाफ अपना इत्मीनान खो चुकी है? देखिए, आज अगर तो कानून की हुक्मरानी होती, आज अगर आजाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में काम कर रही होती, तो इस इलेक्शन कमीशन को इस वक्त तक आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल कर लिया गया होता। आप देखें कि इनके उससे पहले अगर कारनामे हैं, तो उनके लीडर से कहता है गुड टू सी यू। वो कारनामे आपको अगर गिनवाने बैठे तो आपका प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। आप देखें कि इसी इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए थे पंजाब और केपीके में। आप देखें कि इसी इलेक्शन कमीशन ने और काजी फायज ईसा ने मिल के हमसे हमारा इंतखाबी निशान बल्ला छीना था। आज आप देखें कि काजी फायज ईसा पहले ही बहुत गंदे हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं। आप देखें कि बद को मजीद ये नून लीग और शेख दानियाल साहब बदनाम कर रहे हैं, बार बार फैज 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 का नाम लेके। काजी फायज ईसा साहब को अब भूल जाए, वो माजी बन चुका, उसकी हैसियत अवाम जान चुके। आज आप देखें कि इलेक्शन कमीशन यही था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जितना हक बनता था वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी। आज आप देखें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के केपीके सूबे के इलेक्शन कराए बगैर इन्होंने कानून साजियां कराई। 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने मौजूद है, अब 27वीं आईनी तरमीम आपके सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सेशन अदालत बना दिया गया। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैद होके अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान के पास जाया करता था।
आज इमरान खान की ताकत का अंदाजा आप लगाएं कि पूरा सिस्टम कैद होकर इमरान खान के पास जाता है। आज आप देखें इंटरनेशनल मीडिया के लोग वहां पे अडियाला जेल में जाते हैं, इंटरनेशनल वफूद आके इमरान खान के पास बात करने के लिए अडियाला जेल जाते हैं। आज देखें कि अदालतें, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे अलकादिर हो, चाहे इद्दत हो, वो कैद हो के अडियाला में एक कैदी के पास जाती हैं। आपसे तो ज्यादा ताकतवर वो कैदी हुआ ना, जिसके एक साहब शेख साहब की बात में बार बार सियासी ताकत की बात करते हैं, सियासी कुव्वत तो हमने इनकी देख ली थी, सियासी कुव्वत तो हमने उस दिन देख ली थी। कितनी बड़ी मजबूरी होगी इनकी, कितनी बड़ी मजबूरी होगी सियासी के पंजाब के बड़े डाकू, कितनी बड़ी सियासी मजबूरी होगी कि वज़ीरा बनाने के लिए पंजाब के सबसे बड़े डाकू को लाना पड़ा। अपनी पार्टी के अंदर कोई बंदा इस काबिल नहीं था जिसको वज़ीरा बनाते, उससे पहले स्पीकर बनाते। पंजाब का सबसे बड़ा, जिसको आपने कहा हमें नहीं पता कैसा आदमी है, ये तो आपने हमें बताया कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब जमान पार्क में ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगी हुई है आपके पास, उधर जो जाए तो वो धुल जाए, बाकी आपके अलावा ना किसी की इज्जत है, ना किसी की बात की वैल्यू है, ना कोई मुज़ाकरात कर सकता है। ये मतलब कोई अनोखी मखलूक जो है आसमान से हमारे ऊपर उतर गई है। और जिस फैज साहब की ये बात कर रहे हैं, मैं 2018 वाले फैज साहब की बात कर रहा हूं, जो ये मुसीबत हमारे पे नाजिल करके गए हैं, जो इनके दिमागों से नहीं निकल रहे कि इक़्तिदार का नशा नहीं निकल रहा, और आज भी जहां पे इनको मैंडेट मिला है वो इक़्तिदार छोड़ने, यहाँ सिस्टम खराब है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट बन गई है। दुनिया जान के मसाइल, कभी गलती से ये नहीं कहेंगे कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ते हैं, क्योंकि वहां से फिर दादलिया बंद होता है। मैंने इनको कहा अली मीन गंडापुर साहब मंजर आम पे नहीं आ रहे। सर द फैक्ट उनको हटाना पड़ा, द फैक्ट के उस्मान बुज़दार आज इनके साथ नहीं है, परवेज खटक इनके साथ नहीं है, महमूद खान इनके साथ नहीं है। इससे साबित ये होता है कि ये जमात सिर्फ इक़्तिदार पे जुड़ी हुई है, कि ये सिर्फ इक़्तिदार पे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वाहिद लीडर है जो ये देख के टिकट देता है कि किसने कितनी ज्यादा कानून शिकनी की है। अब मौसूफ भाईजान हमारे वकील हो के इस चीज पे फख्र कर रहे हैं कि जहां पे सेक्शन 144 लगी हुई है वहां पे हम 200-400 बंदा ले आए हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके 1000 2-4-5 फालतू ये लगा रहे हैं भाई, लेकिन इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि 5-10 बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, यानी कि कानून हम तोड़ रहे हैं। इस बात पे हमारे वकील भाई फख्र कर रहे हैं, तो फिर इस पार्टी का तो सुनने जी जिया साहब, हजूर अपना हक लेने के लिए आए हुए लोग, अपना हक छीनना पड़ता है। आप लोग अवामी हकूक पे 20 सालों में तो आपको छीन सके नहीं है, अब आप छीन लेंगे। जी अवाम पाकिस्तान आपसे अपना हक छीनेगी। आप जहां तक बात कर रहे हैं गुलाम दस्तगीर साहब, 2 बंदे जब बात कर रहे होते हैं तो अवाम पाकिस्तान तक किसी एक की भी बात नहीं पहुंचती। हमारा यहाँ पे मकसद बैठ के ये कायल करना है अवाम को कि कौन हक पे है और कौन बातिल में है, कौन हकीकत बयान कर रहा है और कौन झूठ पे बबली बातें कर रहा है। सो इसलिए जब शेख साहब बात कर रहे हूं तो आप मुझे रोक दिया करें, मैं चुप कर जाया करूंगा। जी मैं बता रहा हूं आपको, तो फिर शेख साहब को रोक दिया करें कि वो जरा थोड़ा सा ठहर जाया करें। आज आप देखें कि जेल में बैठे हुए एक शख्स का एक लफ्ज, एक जुमला इंटरनेशनल मैगजीन में आर्टिकल बन जाया करता है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे हेडलाइन बन जाया करता है। आप उस शख्स की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो जरा आवाम में माइक लेके चले जाएं, आपको पॉपुलैरिटी नजर आ जाएगी। आज आप देखें कि 90% से ज्यादा आवाम उस शख्स से मोहब्बत करती है, जिसकी मोहब्बत में आज भी इस सर्दी में सड़कों पे वो धक्के खा रही है। वो उस शख्स के एक झलक देखने के लिए, एक उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, एक जो उसका आईनी और कानूनी हक है मुलाकात के लिए बैठी हुई है। आज आप अगर किसी के दरवाजा खटखटाने से उसकी बात ना सुनेंगे ना समझेंगे तो फिर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने आप के साथ जुल्म करेंगे। आपके मुल्क में कहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके मुल्क में कौन रूल ऑफ लॉ पे यकीन करेगा, आपके मुल्क की इन्हीं अदालतों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप अपने आप को सिर्फ इस मुल्क का सरबराह रख के जब आवाम आपसे मुतनफिर हो जाएगी तो आप कुछ हासिल वसूल नहीं कर सकते। आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने आने वाली नस्लों को तो सवार चुके हैं। दूसरे मुमालिक में आप लाखों डॉलर्स की नेशनलिटियां लेके बैठे हुए हैं, या लाखों डॉलर्स के आप मकान लेके बैठे हुए हैं, या जिस तरह आपने करप्शन की वो बाजवा वाली करप्शन आपके सामने मौजूद है, 1200 अरब रुपया। मैं आपकी तरफ आता हूं। टोटल जो उसकी थी 3400
3400 से 4000 अरब की उसकी वर्थ थी। एक नौकर की, एक मुलाजिम की, एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर की क्या इतनी तनख्वाह हो सकती है? क्या इतने सोर्सेज हो सकते हैं? इसी तरह आप 90 की दिहाई से लेके आज तक देखें कितने आर्मी चीफ इस पाकिस्तान में है। मिनट ज़ियाउल्लाह साहब मेरे पास लास्ट मिनट है। जाते जाते ना वो आपको पता है कि हम इंडिया के लिए एक मैसेज देते हैं, हमारे भला 100 इख्तलाफात हो घर में नहीं होते हैं। जुमला मुस्लिम लीग नून के लिए इनका ये वतीरा रहा है कि ये इसी तरह की गीदड़ भपकियां और धमकियां देते हैं। अब अवाम आपकी इन धमकियों से, इन गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं है। आपको आपकी हकीकत जरूर बताई भी जाएगी, दिखाई भी जाएगी। जिया साहब जो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट मिनट, उस बात पे कभी नहीं आएंगे ये। जिया साहब जनाब मैं बता रहा हूँ हमारे भला 100 इख्तलाफात हों, हम पाकिस्तान के लिए एक हैं, ठीक है। जाते जाते हम इंडिया के लिए एक मैसेज देते हैं, वो आज जिया साहब देंगे। देखें, हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की अवाम, हमारे जितने भी सूबे हैं वो एक पाकिस्तान और मुस्तकबिल में मुस्तहकम पाकिस्तान, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, अदालती तौर पे, उसकी जामिन और उसकी जमानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देती है, अवाम पाकिस्तान भी देती है। और हम मिल के इस पाकिस्तान को संवारेंगे इंशाअल्लाह। इंडिया के हवाले से ये पैगाम है कि अगर इंडिया ने जिस तरह गीदड़ भपकियां देनी शुरू की हैं, या जिस तरह अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमारे मुल्क पे अखलाकी मीडिया के थ्रू और इंडिविजुअल लोग जासूस भेज के हमला करने की कोशिश की, या ऐसा कोई मुल्क में अफरा तफरी या इंतशार फैलाने की कोशिश की, तो हमने उनको हर सूरत ऐसा जवाब देना है यकजा हो के, जिस तरह हमने 10 मई को दिया था, जिस तरह हमने हमेशा उनको दिया है। बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाली नस्लें उनकी याद रखेंगी, आने वाली नस्लें उनकी याद रखेंगी। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह साहब आपका।